morning student. This is your social science class and you have 3 book this year, है ना. आपके पास 3 किताबें हैं इस साल, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की. हिस्ट्री का नाम है आर पास्ट 1, पॉलिटी का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट, और ज्योग्राफी की बुक है, अब नेम मुझे अच्छे से नहीं पता है लेकिन ज्योग्राफी की एक और बुक है ना. इस साल आपकी सोशल साइंस की 3 किताबें हैं जिसमें से एक है हिस्ट्री, दूसरी पॉलिटी, थर्ड है ज्योग्राफी. अभी मैं ज्योग्राफी करा रही हूँ, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो करवा रही हूँ, ठीक है. उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ठीक है. तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को आया है. इसका टॉपिक बचा है मून. The moon is only natural satellite of the earth. It lies 3,84,400 किलोमीटर, है ना. मून जो है, सैटेलाइट का मतलब होता है, सैटेलाइट का मतलब ये होता है किसी भी प्लैनेट की, जैसे सन है ना, हमने क्या पढ़ा, सोलर सिस्टम होता है. व्हाट वी हैव स्टडीड कि एक सोलर सिस्टम होता है. सोलर सिस्टम में सन इज द हेड ऑफ द फैमिली. एक तो होता है सन, है ना, एक होता है सन, और बाकी जितने भी होते हैं वो होते हैं प्लैनेट्स. ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करते हैं. तो ऐसे प्लैनेट्स कितने हैं, 8. उसमें से थर्ड प्लैनेट जो है वो है अर्थ, ठीक है. थर्ड प्लैनेट जो है वो है अर्थ. अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है. अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. उसी तरीके से अर्थ जो है, अर्थ के भी क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं. क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं. वो सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. ये है अर्थ और ये है उसका सैटेलाइट. तो अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून. अर्थ के सैटेलाइट का नाम क्या है, मून, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है. समझ में आया. जो मून हमको रात में दिखाई देता है वो क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है ना. वो अर्थ के चारों तरफ हमेशा चक्कर लगाता रहता है. जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. समझ में आया. और ये जो है हमारी अर्थ से कितना दूर है, इट लाइज 3,84,400 किलोमीटर अवे, है ना. अर्थ और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर. एंड मेक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन 28 डेज. ये क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, 28 डेज. जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है ना, वैसे ही मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 डेज लगाता है ना. अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, 1 ईयर का, यानी कि 365 डेज का, है ना. और ये जो मून है, ये मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 दिन लगाता है. इट ऑल्सो टेक द सेम टाइम टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस. और ये 28 दिन ही लगाता है अपनी ही जगह पर वापस चक्कर लगाने में. अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में भी 28 दिन लगाता है और अपना एक चक्कर पूरा करने में भी ये 28 दिन लगाता है. मतलब कि अपनी ही जगह पर घूमता रहता है ना, इसी तरीके से, है ना, अपनी ही जगह पर घूमता रहता है. मतलब कि ये जो इसका पॉइंट है, इसी जगह पर ये गोल गोल घूमता है ना. तो इसको कहते हैं, इसको ये कितना टाइम लगाता है, इसमें भी ये 28 डेज का टाइम लगाता है, और अर्थ के चारों रिवॉल्यूशन पूरा करने में भी ये 28 डेज लगाता है. This is why we always see the same side of moon, never get to see its other or the dark side. The diameter of the moon is 1/4 and its gravity is 1/6 of the earth. जो ये मून की साइज है,
ये मून की साइज कितनी है? पृथ्वी से 1/4 है ना। जैसे पृथ्वी की साइज 1 पार्ट है तो इस मून की साइज कितनी होगी? 1/4 पार्ट है ना। पृथ्वी का 25% जो है उतना होता है सन। पृथ्वी के 25% के बराबर होता है सन मून। एंड इट्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ। और इसकी ग्रेविटी का मतलब ये होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो अर्थ होती है, हम अर्थ के ऊपर चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी के ऊपर चल पाते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वैसे मून का भी गुरुत्वाकर्षण बल है ना। लेकिन वो कितना है? अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। द मून दस हैज़ नो एटमोस्फेयर और नो वाटर। लेकिन मून पर एटमोस्फेयर भी नहीं है। एटमोस्फेयर का मतलब गैसेस भी नहीं है और पानी भी नहीं है। नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से मून पर कोई लाइफ नहीं है, कोई पेड़ पौधे, कोई भी इंसान वगैरह नहीं रहते वहाँ पर। द सरफेस ऑफ मून इज फुल ऑफ क्रैटर्स। क्रैटर्स मैंने बताया था क्या होते हैं? गड्ढे बन जाते हैं ना। जो टूटता हुआ तारा बताया था मैंने, है ना। टूटता हुआ तारा जब पृथ्वी पर गिरता है तो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर वो गड्ढा बना देता है, उस गड्ढे को कहते हैं क्रैटर्स। और ये जो मून होता है, मून पर ऐसे बहुत सारे क्रैटर्स, बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, है ना। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये मीटियोर्स गिरते रहते हैं। द मून इज विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई इन द वेरियस शेप। और रात को हमको बहुत सारी शेप में दिखाई देता है। कभी पूरा होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं होता है ना, कभी छोटा कभी बड़ा, डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज लाइटनिंग अप बाय द सन। ये किस पर डिपेंड करता है कि सन की जो लाइट है वो मून के कितने भाग पर पड़ रही है, उतना ही भाग हमको दिखाई देता है। The shape of moon become bigger during the one half of the revolution period of 28 days while the other half period it became smaller। ये जो 28 दिन ये घूमता है ना पृथ्वी के चारों ओर, उसमें से आधे टाइम क्या होता है? आधे टाइम इसकी साइज बड़ी हो रही होती है, आधे टाइम इसकी साइज छोटी हो रही होती है। न्यू मून एंड फुल मून, अमावस्या और पूर्णिमा, है ना। पूर्णिमा के बाद में इसकी साइज छोटी होती चली जाती है और अमावस्या के बाद में इसकी साइज बड़ी होती चली जाती है। दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून। और जब ये पूर्णिमा के बाद, जब ये अमावस्या के बाद में है ना, आफ्टर न्यू मून यानी कि अमावस्या के बाद में जब ये बड़ा होना शुरू होता है, जब इसकी साइज बढ़ने लगती है, तो उस बढ़ने वाले टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? वैक्सिंग ऑफ द मून, है ना। अमावस्या के बाद का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग ऑफ मून। समझ में आया? और जो रिड्यूसिंग पीरियड होता है ना, जो रिड्यूसिंग पीरियड जिसमें जैसे कि पूर्णिमा के बाद में है ना, पूर्णिमा यानी कि फुल मून, जब अपने को पूरा चांद दिखाई देता है उसके बाद में उसकी साइज कम होती चली जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेनिंग। जब चांद की साइज छोटी हो रही है तब हम उसको क्या कहेंगे? वेनिंग। और जब चांद की साइज बड़ी हो रही है तब हम उसको क्या कहेंगे? वैक्सिंग। That happens because of different position of moon during its orbit around earth। अब ये किस वजह से होता है? देखो, ये है अर्थ, राइट, और यहाँ पर है मून, ये है मून, और ये है सन, ये क्या है? सन। अब ये मून जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। मून क्या कर रहा है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये घूमकर यहाँ पर आता है, फिर ये घूमकर यहाँ पर आता है, तो इस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है। अब हमको ये मून कब दिखाई देता है? सन की जो रोशनी होती है वो यहाँ पर पड़ रही है ना। तो मून का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट क्या होगा, वाइट पार्ट, और ये होगा डार्क। ये सन की रोशनी अर्थ पर भी पड़ रही है ना। अब मून का जो ये वाला पार्ट है ये कैसा होगा, ये होगा वाइट पार्ट और ये होगा ब्लैक पार्ट, है ना। अब ये ब्लैक होने की वजह से क्या होगा, ये अर्थ को दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा वो तो क्या कंडीशन होगी, न्यू मून। न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या की रात, जिस रात को चांद दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी के सामने चांद की काली साइड यानी कि डार्क साइड होती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। चांद हमको कब दिखाई देता है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो इस एरिया में तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, सूरज की रोशनी कौन से एरिया में पड़ रही है, इस एरिया में पड़ रही है। तो इस वजह से ये वाला एरिया विजिबल होता है और ये वाला इनविजिबल होता है, ये वाला दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई नहीं देता है वही होता है अर्थ के सामने, तब होता है न्यू मून यानी कि अमावस्या। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस मून की तरफ यहाँ पर रेज आ रही है ना, यहाँ पर मून की रेज आ रही हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये होगा वाइट और ये होगा ब्लैक। ये वाला होगा ब्लैक और ये होगा वाइट। जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो एरिया हमको दिखाई देगा। तो ये पूरा अपने को दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में होगा फुल मून यानी कि पूर्णिमा। समझे, जहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है वो एरिया पृथ्वी को दिखाई देता है। अब जब चांद यहाँ पर होगा तो चांद का बहुत थोड़ा सा एरिया होगा जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, है ना। चांद का सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया होगा जहाँ पर रोशनी पड़ेगी, बाकी वाला सारा क्या होगा, काला होगा। तो काला होने की वजह से वो दिखाई नहीं देगा, है ना। जितने एरिया पर सूरज की रोशनी पड़ेगी उतना ही एरिया दिखाई देगा, है ना। जितने एरिया पर चांद के जितने एरिया पर सूरज की रोशनी पड़ती है सिर्फ उतना ही एरिया विजिबल होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इधर मूव करता जाता है ना, यहाँ पर फुल मून से न्यू मून की तरफ, है ना, मतलब कि पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ, तो ये जो चांद का एरिया जिस पर रोशनी पड़ रही है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कम होने की वजह से ये क्या कहलाता है, वेनिंग पीरियड, है ना। यहाँ पर हमको धीरे धीरे चांद कम दिखाई देना शुरू होगा, है ना, और यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से वापस शुरू होता है वो एरिया जब हमको चांद फुल धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा दिखाई देगा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और यहाँ पर पूरा चांद दिखाई देता है। समझ में आ गया ना। अगर कोई क्वेरीज हो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और द ग्रुप। थैंक यू।